अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 124 नुकसान या मुनाफा। सुजॉय ने गुस्से में लैला को कुछ कहने के लिए अपने लब हिलाए ही थे कि तभी उसकी नजर लैला की बड़ी बड़ी आंखों में जा ठहरी। नशे और आंसू के मेल से हिरणी सी आंखों के सुर्ख डोरे कुछ और गहरे हो चले थे और सुजॉय की नजरें जैसे उन सुर्ख डोरों के जाल में उलझ कर रह गई। वो उसे कोई कड़वी बात कहकर अपनी भड़ास निकालना चाहता था, लेकिन न जाने उस पर कौन से एहसास हावी होते चले गए। वो एकदम से लैला के कदमों के पास गिरते हुए बैठ गया और अपना चेहरा उसके सामने झुकाकर धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बिहेव नहीं करना था। सुजॉय का ही कहना था कि किसी मूरत सी खामोश बैठी शून्य में निहारती लैला के सब्र के जैसे सारे बंधन टूट गए। उसने एकदम से बच्चों की तरह पिलकते हुए कहा, भगवान जी की कसम, मैंने आपको या आपकी फैमिली को कभी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। यहाँ तक कि उसकी सुरुलाई ने सुजॉय को ऐसा एहसास दिलाया जैसे कि कोई उसका दिल मुट्ठी में लेकर खींच रहा हो। उसने एकदम से उठकर उसका चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए कहा, चुप हो जाओ प्लीज, मैं नहीं समझ रहा तुम्हें गलत। लेकिन लैला विस्की के नशे में चूर बस एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी। सुजॉय अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाते हुए लगातार उसे थपक थपक कर चुप कराने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन लैला उसके सीने से लगी जैसे आज अपने मन का सारा दुख धो लेना चाहती थी। बेसुध सी लैला अब तक उसके सीने से लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से सुजॉय के सीने के पास से उसकी टी शर्ट अच्छी खासी भीग चुकी थी। अभी दोनों एक दूसरे से लिपटे उसी तरह खड़े ही थे कि तभी धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुला और एकदम से दरवाजे पर कबीर वहां मौजूद था। लैला को दरवाजा खुलने की उस तेज आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि सुजॉय कबीर को अपने सामने देखकर बिल्कुल सन्न रह गया था। उसने लैला को बाजुओं से पकड़कर सीधा खड़ा करना चाहा, लेकिन अगले ही पल लैला कटे हुए तने की तरह वापस से उसके सीने से आ लगी। सुजॉय ने जब देखा कि लैला खुद को संभाल नहीं पा रही है, तब उसे ऐसे ही रहने दिया और कबीर की तरफ देखता हुआ बोला, आपको पता था ये ड्रिंक कर रही है? कबीर, जो कि उन्हें इस तरह देखकर सुजॉय से सवाल करना चाह रहा था, उल्टे उसे सवाल पूछता देखकर कुछ हड़बड़ा सा गया, लेकिन उसने अगले ही पल एकदम कॉन्फिडेंट भरे लहजे में कहा, क्यों, ये दुनिया की पहली एक्ट्रेस तो नहीं जिसने ड्रिंक कर लिया। सुजॉय ने इस जवाब पर कुछ झुंझुलाते हुए कहा, ड्रिंक करने वाली भले ही पहली एक्ट्रेस ना हो, लेकिन ये ड्रिंक करके खुद को बिल्कुल भी संभाल न पाने वाली ऐसी चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से जरूर है। और आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे लिए इस फिल्म के लिए एक एक दिन कितना कीमती है। इधर हर काम में देरी हो रही है और उधर पार्थो की भी अपनी कोशिश जारी होगी। कहते हुए उसने अपने सीने से लगी लैला को वहीं साइड में लगे एक बेंच पर लिटा दिया, जबकि सुजॉय की बातें सुनकर कबीर ने एक सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लेते हुए कहा, पार्थो की फिक्र तुम मत करो, उसका मामला मैंने सेटल डाउन कर दिया है। ये सुनकर सुजॉय ने चौंकते हुए उसे देखा और बोला, लेकिन कैसे? तब कबीर ने उसे पार्थो से मुलाकात की सारी बातें कह सुनाई, जिसे सुनकर सुजॉय के माथे पर बिछी फिक्र की लकीरें कुछ हल्की हो गई थी। फिर उसने कबीर की तरफ हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, थैंक यू कबीर सर, आपने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन कबीर ने जवाब में एकदम सपाट लहजे में कहा, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये करके तुम पर कोई एहसान नहीं किया। साल में मेरी एक सुपर डुपर फिल्म तो रिलीज होनी ही थी, तो यही सही। अब पार्थो की फिल्म लो बजट है तो उससे उतनी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, तो तुम्हारी फिल्म ही सही, तो ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए किया है। सुजॉय उसके इस जवाब पर खामोश रह गया, जबकि उसके मन में चल रहा था, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये आदमी, अभी कोई और होता तो इस तरह के फेवर की कितनी धौंस जमाता।
मगर इसने कैसे अपनी बात बता दी? कबीर ने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लगाते हुए कहा, अब मेरे ख्याल से रुकने का तो कोई मतलब नहीं है। मिस लैला अब शायद आज रिकॉर्डिंग नहीं ही कर पाएंगी। कबीर के कहने पर सुजॉय ने उसे एक नजर देखा और फिर हामी भरते हुए बोला, हाँ शायद। मैं मारिया को कहता हूं इसे ले जाने के लिए। ठीक है, फिर मैं निकलता हूं, कहकर कबीर वहां से चला गया। जबकि सुजॉय की नजरें अब भी अधखुली आंखों से धीमे लबों से कुछ कुछ बड़बड़ाती लैला पर ही टिकी हुई थी। कितनी अजीब लड़की है ये, कहकर उसने पियोन को बुलाया और सुजॉय ने उसे मारिया को यहाँ बुलाने के लिए कहा ताकि लैला को उसके साथ भेजा जा सके। इधर माया के हाथ में भी वो मैगजीन आई जिसमें सुहाना और पाहूजा साहब के बारे में स्टोरी छपी थी। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मैंने तो सोचा था कि सुहाना इस शहर में तभी लॉन्च होगी जब उसकी फिल्म बनने की खबर आम होगी। इस सुधांशु के बच्चे ने तो जैसे सब गुड़ गोबर करके रख दिया। उसने मैगजीन को लगभग टेबल पर पटकते हुए खुद से कहा। तभी नरेन लगभग भागता हुआ उसके केबिन में पहुंचा और बोला, आपने वो मैगजीन में स्टोरी देखी? पता नहीं अब सुहासिनी की फैमिली उस पर कैसे रिएक्ट करेगी। मैं तो उसे बता भी नहीं पाया हूं कि यहाँ क्या से क्या हो गया। तब माया ने उसे शांत कराते हुए बैठने का इशारा किया और बोली, एक बात बताओ कि लैला और रॉय इन सब में कहां से इन्वॉल्व हो गई? माया के इस सवाल पर नरेन ने उसे लैला के सुजॉय के साथ उसके घर पर आने की पूरी बात बता दी। इस पर माया का दिमाग और भी चकरा कर रह गया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, फिर तो उसे ये भी पता होगा कि सुहाना से मेरी भी मुलाकात हो चुकी है। नरेन ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद, क्योंकि लैला जब रेस्टोरेंट में सुहासिनी से मिली थी तब आपको भी वहां तो देखा ही होगा उसने। ये सुनकर माया कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर कहा, अच्छा खैर जाने दो। अब इसके बाद सुजॉय मेरे लिए चाहे जो भी राय बनाए, मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ, अब हमें सुहाना के लिए कुछ तो सोचना होगा, क्योंकि उसके आते ही मीडिया वाले फिर से उसके पीछे लग जाएंगे। तो मीडिया वालों के पीछे लगने से पहले ही हमें ऐसा कोई इंतजाम करना होगा कि कोई हंगामा ना हो। हंगामा? कैसा हंगामा? नरेन ने चौंकते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर माया कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। फिलहाल के लिए यही सही होगा कि सुहाना को जितनी जल्दी बंबई बुला सकते हो बुला लो। फिर हम प्लान करेंगे कि इस अचानक आई हुई मुसीबत से कैसे निपटा जा सकता है। माया ने कहा तो नरेन बस हाँ में सिर हिलाकर रह गया, जबकि उसे मन ही मन ये भी फिक्र सता रही थी कि जब सुहाना को इस न्यूज स्टोरी के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी और फिर उसकी फैमिली का इस पर क्या रिएक्शन होगा। मारिया लैला को वहां से लेकर घर लौट चुकी थी। हालांकि लैला का नशा अब कुछ कुछ कम होने लगा था और जैसे जैसे उसका नशा कम हो रहा था वैसे वैसे उसे वो बातें याद आती जा रही थी जो उसने डबिंग के दौरान किया था। उसने अपना सिर पकड़े हुए मारिया से पूछा, तुम जब वहां पहुंची मारिया तो मैं क्या कर रही थी? मारिया ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं, आप डबिंग रूम के सोफे पर लेटी हुई थी। अच्छा, उसने पूछते हुए जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहा कि उसने कोई गड़बड़ की है या नहीं। तब मारिया उसके लिए नींबू पानी बनाकर लाते हुए बोली, वैसे आप यहाँ से तो ठीक ठाक गई थी, फिर वहां आपको ड्रिंक कहाँ से मिल गई? लैला ने अपनी कनपट्टी को उंगलियों से जोर से दबाते हुए कहा, शायद कबीर सर थे। पिछली बार भी उन्होंने ही ड्रिंक से इंट्रोड्यूस करवाया था मुझे, और इस बार भी। उन्हें लगता है कि पीने से सारी सोच, फिक्र, सारी टेंशन सब कुछ खत्म हो जाती है। ये कहते हुए उसे पाहूजा मैंशन में हुआ इंसिडेंट याद आ गया तो सोच में डूबी उसकी गहरी आंखें कहीं शून्य में निहारते हुए खोसी गई और उसके होठों से निकला, वैसे उन्हें गलत तो नहीं लगता है। वाकई में सब कुछ भूल जाना कितना सुकूनदेह हो जाता है ना। मारिया उसकी बड़बड़ाहट समझ तो नहीं पाई, लेकिन उसे नींबू पानी का ग्लास थमाते हुए बोली, ये लीजिए, मन थोड़ा हल्का लगेगा। वैसे एक बात है कि शराब पीने के बाद चाहे सारी टेंशन क्यों ना भूली ही महसूस होती हो, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत भयानक होते हैं लैला मैम।
इस एक शराब की वजह से मैंने न जाने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद होती हुई देखी हैं। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसीलिए यही कहूंगी कि कभी कभी के लिए इसका शौक पालना उतना बुरा नहीं है जितना इसकी लत में पड़ जाने के बाद बुरा होना शुरू होता है। लैला ने नींबू पानी पीते हुए धीरे से उसे मुस्कुराकर देखा और बोली, तुम्हें लगता है कि मुझे शराब की लत लग सकती है? कहकर उसने खाली ग्लास वापस मारिया को दे दिया। मारिया ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, हर लत लगा हुआ शराबी कभी न कभी तो शौकिया शराबी होता है ना मैम। लैला को उसकी बातें काफी इम्प्रेसिव लगी, इसीलिए उसने हल्के से तालियां बजाते हुए कहा, क्या बात कह दी मारिया। कभी कभी ना मुझे लगता है कि आपसे कितना कुछ सीखने की जरूरत है। ये सुनते ही मारिया ने एक हल्का सा ठहाका लगाया और बोली, ये आप नहीं, आपकी विस्की बोल रही है। उसके इस अंदाज से कहने पर हल्के हल्के नशे में खुद को संभालती लैला को भी हंसी आ गई। सुजॉय जब वापस लौटा तो शाम होने को थी। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले मेट से लतिका जी और पाहुजा साहब के बारे में पूछा। मेट ने कुछ उदास लहजे में कहा, मैम तो सुबह आपके जाने के कुछ देर बाद ही किसी पार्टी के लिए निकल गई थी। सर ने दोपहर में खाना भी बिल्कुल थोड़ा सा खाया और तब से बाहर भी नहीं निकले। सुजॉय ने अपनी टाई की नोट हल्की करते हुए कहा, तुम लोगों ने फिर देखा ना उनको? मेट ने नजरें झुकाए हुए ही जवाब दिया, कहाँ सर, उन्होंने लंच में ही कह दिया था कि वो आराम कर रहे हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। हम तब से आपका और मैम का ही इंतजार कर रहे थे। इतना सुनना था कि सुजॉय ओह कहता हुआ तेजी से पाहुजा साहब के कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर मेघा ने जब दिव्या को मैगजीन की खबर सुनाई तो दिव्या ने गौर करते हुए कहा, अजीब सी बात नहीं है कि लड़की कुछ भी करके हमेशा खबरों में ही बनी रहती है, या तो फिर सुधांशु की इसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो गई है। पहले ये बंदा हर 1-2 महीने में मेरी खबरें कवर कर ही लेता था, लेकिन अब लैला लैला बस लैला। और खबर भी क्या, पाहुजा साहब की बेटी के साथ भी मिल रही है ये। वो बेटी जिसके बारे में पिछले 2 सालों में किसी को कोई भनक तक नहीं लगी कि लंदन में कहां और कौन से कॉलेज में पढ़ रही है। हद होती है लेकिन खबरों में बने रहने की भूख की भी। दिव्या के लहजे में लैला के लिए नफरत ही नफरत थी। तब मेघा ने कहा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बाप बेटी रेस्टोरेंट में ऐसे मिल रहे थे जैसे कि इनका घर पर मिलना नहीं हुआ अब तक, और वहां पर लैला का इस तरह होना, और अब उसके बाद से सुहासिनी पाहुजा की कोई खबर भी नहीं लग रही, यूं जैसे आंधी की तरह आई और तूफान की तरह गायब। उसके ध्यान दिलाने पर दिव्या भी उस पहलू पर सोचने लगी। उसने याद करते हुए कहा, तुम्हें याद है 2 साल पहले जब अचानक से सुहासिनी के घर छोड़कर भागने की खबर मीडिया में उछली थी, तब इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया था कि वो खबर गलत है। इन्होंने उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए लंदन पढ़ने भेज दिया है। इसीलिए अब अगर वाकई सुहासिनी पढ़ाई करके लौटी है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम पार्टी तो उसके आने की खुशी में भी बनती है। मेघा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। ओके, फिर मैं कल ही सुजॉय से पूछती हूँ कि वो लोग पार्टी कब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब अगर ये सवाल सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया तब पक्का कोई गड़बड़ है, और अगर उसने पार्टी देने के लिए हाँ कर दिया तब समझना कि ये कहानी जैसी बताई गई है वैसी ही है। मेघा ने उसका आइडिया सुनकर उसकी तारीफ करते हुए कहा, लेकिन मानना पड़ेगा मैम, वाकई आपका दिमाग भी गजब का तेज चलता है। दिव्या के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। लैला कुछ देर सोकर उठी तो अब उसे पहले से कुछ और बेहतर लग रहा था। मारिया ने उसे कॉफी लाकर दी। बालकनी में कॉफी पीते हुए उसे ध्यान आया कि आज उसकी वजह से डबिंग का शेड्यूल गड़बड़ हो गया। उसे एकदम से ख्याल आया, सुजॉय साहब पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। तभी जैसे उसके मन के किसी कोने से आवाज आई, तुझे उन्हें कॉल करके सॉरी कह देना चाहिए। वो इतनी जल्दी कर रहे हैं फिल्म की रिलीज को लेकर, और आज तेरी वजह से एक और दिन लग गया। मन की आवाज सुनते ही लैला वापस हॉल में फोन के पास आ बैठी।
और अपने खुले हुए बालों को एक कंधे पर समेटते हुए सुजॉय का नंबर डायल कर दिया। उधर से किसी मेड ने कॉल उठाया था। तब लैला ने कहा, मैं लैला, सुजॉय साहब से बात करनी थी। लेकिन उधर से मेड ने जो कुछ भी कहा वो लैला के होश उड़ा देने के लिए काफी था। आखिर पाहूजा मैंशन की मेड ने लैला से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर लैला के होश उड़ गए थे। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।